तो इस कर्व को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो रिसोर्सेस को, सी से डी पे जा रहे हो, डी से ई पे जा रहे हो, तो लगातार देखिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। क्योंकि जब आप C1 से C2 पे जा रहे हो, क्लॉथ का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको स्टील को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। C2 से C3 पे जाने के लिए आपको फर्दर और स्टील का सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। तो किसी भी कर्व में जहां पे आपको ये टेंडेंसी मिले कि आपको एक कमोडिटी का प्रोडक्शन या कंजम्पशन इंक्रीज करने के लिए दूसरी कमोडिटी का सैक्रिफाइस करना पड़े, तो वो आपका क्या कहलाता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का प्रिंसिपल। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व भी बोलते हैं। तो जो मैंने इनिशियली आपको बात बोली थी कि इस कर्व को हम क्या क्या कह रहे हैं? प्रोडक्शन फ्रंटियर कर्व भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व भी कहते हैं। तो अगर आपसे कोई वाइवा में पूछता है स्पेसिफिक कि हम इसको ये टर्म क्यों दे रहे हैं, हम क्यों इस शब्द से इसको बुला रहे हैं, तो आपको ये चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। चाहे आप प्रोडक्शन फ्रंटियर के फॉर्म में बताइए, चाहे आप रूपांतरण वक्र के फॉर्म में बताइए, चाहे आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के फॉर्म में इसको बताइए। तो ये आपके पॉइंट्स हैं जिसको हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे पीपीसी से रिलेटेड। आइसोक्विंट के बारे में देखिए, आइसोक्विंट जब आपने पढ़ा था, जैसे आप इंडिफरेंस कर्व कहते हो, तो इंडिफरेंस कर्व में आपको पता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड, वाई गुड एंड एक्स गुड इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व विच प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। कि चाहे आप ए पॉइंट पे हो चाहे आप बी पॉइंट पे हो, वो आपको क्या करता है? सेम लेवल की संतुष्टि प्रोवाइड करता है। ऐसे ही जब आप आइसोक्विंट कहते हो तो ये प्रोडक्शन साइड का आपका वेरिएबल है। तो जब आप कोई कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, इसको हम IQ से शो करते हैं, आइसोक्विंट। तो ये जब आप इसको शो करते हो तो यहाँ पे आपका कैपिटल हो जाता है, यहाँ पर लेबर। ठीक, जैसे आपने यहाँ पर Y वस्तु रखी थी, यहाँ X वस्तु रखी थी, यहाँ पे आपका पूंजी होता है, यहाँ पे लेबर होता है। तो ये क्या दिखा रहा है कि किसी कमोडिटी के प्रोडक्शन के लिए कितना कैपिटल और कितना लेबर रिक्वायर्ड होगा। और जब आप आइसोक्विंट के साथ डील करते हो तो आपका जो आइसोक्विंट के डिफरेंट पॉइंट है, मान लीजिए C, D, E, ये अलग अलग पॉइंट है। तो आप चाहे C पे रहिए, चाहे D पे, चाहे E पे, ये आपका क्या दिखाएगा? सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन को शो करेगा। एक आइसोक्विंट अगर आप कह रहे हो 100 यूनिट का प्रोडक्शन देता है, तो चाहे वो C यूनिट पे रहे, चाहे D पे रहे, चाहे E पे रहे, क्वालिटी में चेंज हो सकता है लेकिन प्रोडक्शन की क्वांटिटी उतनी ही रहेगी। तो ये आपका 100 यूनिट का ही प्रोडक्शन करेगा। जैसे इंडिफरेंस का सेम, जो इंडिफरेंस कर्व है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दिखा रहा है, आइसोक्विंट क्या दिखाता है? सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन को शो करेगा, उत्पादन के सेम स्तर को शो करेगा, चाहे आप किसी भी पॉइंट पर रहिए। तो यहाँ पे हम कैपिटल और लेबर के कॉम्बिनेशन को शो करते हैं, जहां डिफरेंस कर्व में हम क्या करते हैं? एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन को शो करते हैं। ये सब BA1 में आप लोगों को पढ़ा है। क्लियर है अभी उसामा? अमित, अभी हम जब हैबरलर की थ्योरी पे आएंगे तो हम वहां पे डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के जो टाइप हैं। तो उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम 3 टाइप पढ़ते हैं, एक में कांस्टेंट होती है, एक में इंक्रीज होती है, एक में डिक्रीज होती है। तो अभी जब मैं उस पॉइंट पे आऊंगी तो हम वहां पे इसका डिस्कशन करेंगे। अभी बस कंसेप्ट को समझ लीजिए कि पीपीसी का कंसेप्ट क्या है। तो आपने जब यहाँ पे देखा, मैं कह रही थी MRS क्या है? स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। जब भी आप स्लोप निकालते हो आपको पता है आपको क्या करना होता है? टेंजेंसी खींचनी होती है, स्पर्श रेखा को आपको खींचना होता है। तो आप अगर अलग अलग पॉइंट पे जो भी आपकी टेंजेंसी है उसको हम क्या कह रहे हैं? MRS। क्योंकि MRS बोलते हैं जहां आपने मार्जिनल टर्म बोला, जैसे ही आपने सीमांत शब्द बोला तो मतलब आप ढाल की बात कर रहे हैं, मतलब आप स्लोप की बात कर रहे हैं, मतलब आप tan थीटा की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये आपका MRS क्या है? आपका स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। MRTS क्या है? आपका स्लोप ऑफ आइसोक्विंट, क्योंकि इसमें मार्जिनल टर्म ऐड हो गया है। ऐसे ही जो आपका पीपीसी का स्लोप होता है, ठीक, पीपीसी का शेप कुछ भी हो, जो भी उसका स्लोप होगा उसको हम क्या बोलते हैं? MRT। स्लोप हमें कहाँ मिलेगा? जब आपकी स्ट्रेट लाइन है, अगर जो अभी तक मैंने आप लोगों को पीपीसी शो किया है, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट पीपीसी या कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसलिए यहाँ पर स्लोप की कोई बात ही नहीं है। अगर कोई आपकी सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, तो उसमें स्लोप होने का कोई चांस ही नहीं है। स्लोप कहाँ पे होगा? जहां पर कर्व होगा। ठीक, तो वहां पे आपको स्लोप मिलेगा।
तो इन सारे इसमें जो मैंने अभी तक जो आपको एग्जांपल दिया है, इन सब में स्लोप नहीं है, बट जनरली आपको क्योंकि 3 टाइप के कर्व होते हैं, तो आपको बाकी के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कर्व में आपको स्लोप मिलेगा। तो जो स्लोप होता है एमआरटी, उसको हम बोलते हैं एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण का सीमांत दर। इसको ध्यान रखिएगा कि वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है। एमआरएस, एमआरटीएस एंड एमआरटी में डिफरेंस। ठीक है, ये बता लेंगे अगर आपसे पूछा जाए डिफरेंस बिटवीन एमआरटी, एमआरएस एंड एमआरटीएस। ठीक है, एमआरटी आपका क्या दिखा रहा है, स्लोप ऑफ पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के स्लोप को हम एमआरटी कह रहे हैं, इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को हम एमआरएस कह रहे हैं, और एमआरटीएस हम किसको कह रहे हैं, आइसोक्वेंट के स्लोप को। तीनों में आपका ये डिफरेंस है, एमआरटी, एमआरएस एंड एमआरटीएस में। ठीक, अब अगर हम टाइप ऑफ इंडिफरेंस कर्व की बात करें, तो टाइप आपका क्या है, 3 टाइप्स की हम बात करते हैं। एक होता है कांस्टेंट, स्थिर अवसर लागत, मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख रही हूँ ओसी, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दूसरा होता है इंक्रीजिंग, बढ़ती हुई अवसर लागत, और तीसरा कर्व होता है डिक्रीजिंग। ठीक, तो हमारे पीपीसी के 3 शेप्स हो सकते हैं, एक होता है स्थिर, एक होता है बढ़ता हुआ, और एक घटता हुआ। तो जब आप स्थिर कह रहे हो, जब आप कांस्टेंट की बात कर रहे हो, तो मतलब आप कह रहे हो स्लोप में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आप चाहे किसी भी पॉइंट पे रहो, ए पे रहो, चाहे बी पे रहो, चाहे सी पे रहो, हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट आपका अंतर आ रहा है। मतलब यहाँ पर कोई भी स्लोप में अंतर नहीं है, चाहे आप इस पॉइंट पे अगर टेंजेंसी खींचते हो तो भी आप इसी लाइन पे रहोगे, इस पे खींचते हो तो भी आप इसी लाइन पे रहोगे, इस पे खींचते हो तो भी आप इसी लाइन पे रहोगे। तो इसमें क्या, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी में, इन तीनों के स्लोप में कोई डिफरेंस है? ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही जैसा स्लोप है, इसलिए हम इसको स्थिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह रहे हैं, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह रहे हैं। दूसरी चीज क्या है आपकी, इसको आप क्यों कह रहे हैं कांस्टेंट, क्योंकि अगर मान लीजिए आप ए पॉइंट पे हो, ठीक है, यहाँ पे अगर आप X1 कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हो, यहाँ पर Y1 कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर आपको ए से बी पे जाना हो, ठीक, यहाँ X2 है और यहाँ पर Y2, क्या होता है ऐसी कंडीशन में कि एक्स कमोडिटी को इंक्रीज करने के लिए त्याग की गई वाई कमोडिटी की मात्रा को आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह रहे हैं। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्स कमोडिटी, द अमाउंट यू हैव टू डिक्रीज फॉर वाई कमोडिटी सेम। मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस और ये डिफरेंस, ये आपका ऑलमोस्ट बराबर होगा। मतलब एक्स का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, x1 से x2 पे जाने के लिए आप जितना डिफरेंस ले रहे हो y1 टू y2, ये क्या होगा आपका बराबर। मतलब x का जितना आप उत्पादन बढ़ाएंगे, उतना ही उत्पादन आपको y का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंसी आ जाती है कि आप जितना x का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, उतना ही आप y का त्याग भी कर रहे हैं। तो यहाँ डिफरेंस जो होता है x1 x2 और y1 y2 का, ये आपका बराबर आएगा। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इन कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब आप इंक्रीजिंग की बात करते हो, तो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपका कॉनकेव शेप होता है, अवतल आकार का होगा इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये सब आपके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है, इसको नोट करते जाइएगा। तो जब आप कॉनकेव की बात करो, आप इसको इंक्रीजिंग क्यों कह रहे हो, क्योंकि अगर मान लीजिए पॉइंट ए है, या आपका पॉइंट बी है, या आपका पॉइंट सी, इसमें अगर आप मार्जिनल की बात करो, एमआरटी की बात करो, स्लोप की बात करो, तो ए के स्लोप ये है, बी पे स्लोप आपका ये है, एंड सी पे स्लोप आपका ये है। तो अगर आपसे पूछा जाए ए से सी पे आने तक स्लोप बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये ए पॉइंट पे स्लोप ज्यादा है या सी पॉइंट पे? जब आप
स्लोप की बात कर रहे हो तो मैं ढाल की बात कर रही हूँ। ढाल मतलब अगर आपने कोई चीज यहाँ पे ड्रॉप करी तो इसमें तेजी से नीचे गिरेगी या इसमें तेजी से नीचे गिरेगी? ये आप लोगों को फर्स्ट ईयर में भी मैंने बताया था। स्लोप आपको जब भी कंफ्यूजन हो आप ये सोचिए कि अगर आपने इस पे कुछ भी ड्रॉप किया, एक लकड़ी का टुकड़ा आपने डाला ए पॉइंट पे, तो वो धीरे धीरे नीचे सरक के आएगा। बट अगर आपने सी पे डाला तो वो क्या होगा, जोर से नीचे गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप आपका लगभग ऐसा है और यहाँ पे स्लोप आपका ऐसा है। इस पे आप कोई चीज ड्रॉप कर रहे हो धीरे 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 नीचे आएगी, बट इस पे आपने कोई चीज ड्रॉप करी ये जोर से नीचे आएगी। तो मतलब स्लोप क्या हो रहा है, जब आप ए से बी पे आए स्लोप थोड़ा सा बढ़ा, बी से सी पे आए तो स्लोप और तेजी से बढ़ा। तो यहाँ पे क्योंकि स्लोप बढ़ता जा रहा है इसलिए अब हम उसको क्या कह रहे हैं, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक, क्योंकि स्लोप आपका लगातार बढ़ रहा है। अभी क्लास थोड़ी देर में एंड हो जाएगी तो हम नेक्स्ट क्लास से इसी पॉइंट से शुरू करेंगे, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से। तो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का हमेशा क्या होगा, कर्व का शेप कॉनकेव होगा, इसको ध्यान रखिएगा, अवतल आकार का इसका वक्र होगा। इसको हम इंक्रीजिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका स्लोप लगातार बढ़ता जा रहा है। आप जैसे जैसे नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे वैसे वैसे इसका स्लोप इंक्रीज करता जाएगा, इसलिए हम इसको इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो शेप होता है वो आपका कॉन्वेक्स होगा, उत्तल आकार का होगा। सेम लॉजिक है आपका कि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे इसका स्लोप फ्लैट होता जाएगा। इस पॉइंट से हम डिस्कस करेंगे, अब यहीं तक रखिए कॉनकेव तक। नेक्स्ट क्लास में हम डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे आते हैं।